गुड इवनिंग गाइस। सॉरी आज मैं थोड़ा लेट हो गया। तो कल हम 8A एक्सरसाइज पूरी कर चुके थे। हालांकि मैंने आपको जो थर्ड क्वेश्चन था वो आपको होमवर्क दिया था जिसके 6 पार्ट्स थे। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। जिस पे कंसेप्ट जो था वो पहले 2 क्वेश्चन जैसा ही कंसेप्ट यूज़ होना था जो मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो आज हम 8A के आगे चलेंगे। तो 8A के आगे जो पहला टॉपिक है वो है ओब्लिक सिम्पिटोड। तो ओब्लिक सिम्पिटोड में जो फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है वो ये है कि फाइंड द कंडीशन दैट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मे बी सिम्पिटोड टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब अगर आपके पास कोई कर्व दी हुई है, ठीक है, इफ़ यू हैव गिवन ए कर्व विच इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू वाई. So we have a curve fx equals to y, and for this curve we have a symptote y equals to mx plus c. And for what condition this symptote is corresponding to that curve, we have to find that condition. ठीक है, समझे? मतलब कि अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू वाई एक कर्व दी हुई है और इसका जो सिम्पेटोट है, इस कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग जो सिम्पेटोट आता है वो है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस कर्व के लिए जब सिम्पेटोट आता है तो वो किस कंडीशन से आएगा, वो कंडीशन हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बी एन ओब्लिक सिम्पेटोट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स वेयर एम एंड सी आर फाइनाइट। ठीक है, तो आपने एक जनरल इक्वेशन ले ली सिम्पेटोट की जो कि है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपके पास ओब्लिक सिम्पेटोट है। ओब्लिक सिम्पेटोट का मतलब इट इज़ नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसलिए जो लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो कि आपका सिम्पेटोट है, ये ना ही पैरेलल है आपके एक्स एक्सिस के, ये ना ही पैरेलल आपके एक्स एक्सिस के, और ये ना ही पैरेलल आपके वाई एक्सिस के। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसको क्या बोला गया है, ओब्लिक सिम्पेटोट बोला गया है। ठीक है, और इसमें जो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये जो है ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एम और सी है ये फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। एम और सी क्या है आपके, फाइनाइट हैं। तो हमने यही एम और सी को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सी टेक ए पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द कर्व। जो आपने कर्व ली है इस पे एक पॉइंट लेंगे अब ये वाला जो कि क्या है पी एक्स वाई। ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन द सिम्पेटोट, और यहाँ पी से लेके एम तक एक डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे जो आप क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, इस सिम्पेटोट पे। ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब कि आप जो पी एम है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सिम्पेटोड पे। ठीक है, देन जो पी एम होगा, जो पी एम डिस्टेंस होगा, एब्सोल्यूट पी एम होगा, वो होगा एब्सोल्यूट y माइनस एम एक्स माइनस सी अपॉन अंडर रूट 1 + m²। ये होगा, ये कैसे आया देखिए, इसको समझिए आप। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है आपके पास और स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट से अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है उस स्ट्रेट लाइन तक, अगर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। ठीक है, तो पॉइंट पी से आपके पास इस स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर आपने सपोज करो एम पे इंटरसेक्ट करता है स्ट्रेट लाइन को, तो अगर आपने पी एम फाइंड करना होगा तो उसकी इक्वेशन क्या आती है, उसकी इक्वेशन क्या आती है वो हम देखेंगे। उसकी इक्वेशन क्या होती है, जस्ट आपने सिंपल यही इक्वेशन लिखनी है जो इक्वेशन ऑफ लाइन है। मींस ए एक्स की जगह आप डालोगे पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि क्या है x1, तो ए x1। ठीक है, उसके बाद क्या था प्लस, तो प्लस, फिर क्या है b, तो फिर b लिखेंगे, फिर क्या है y, तो y की जगह आप p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डालेंगे जो क्या है y1, तो इसलिए y1 लिखेंगे। उसके बाद क्या है आपका प्लस c, तो आप प्लस c लिखेंगे, और उसके बाद क्या है इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो और अपॉन में आएगा, अपॉन में क्या आएगा आपका अंडर रूट आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। अंडर रूट के बाद जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a का स्क्वायर, और फिर प्लस, फिर y का कोफिशिएंट जो है वो उसका स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या आंसर क्या ये जो और जो डिस्टेंस होता है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसके ऊपर हम एब्सोल्यूट ले लेते हैं या फिर मॉड ले लेते हैं। तो क्या आया देखिए, जो पी एम होता है
जो डिस्टेंस होता है पी एम परपेंडिकुलर का, वो होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि जनरल क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह आपका आएगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और जो मैंने पॉइंट पी लिया था उसके कोऑर्डिनेट थे x1 और साथ में y1। ठीक है, तो x की जगह आएगा p का x कोऑर्डिनेट जो कि है x1, तो ax1 आएगा, और y की जगह आएगा p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि y1 है, तो यहाँ पे by1 आएगा। और अंडर रूट में आता है x1 का कोफिशिएंट जो कि a है, तो इसकी जगह a स्क्वायर आएगा, और फिर आगे प्लस, फिर यहाँ पे b स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होना चाहिए वो फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन होना चाहिए। ठीक है, और जिस लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो, तो जो डिस्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट में होता है, इसलिए इसके साथ एब्सोल्यूट आ जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास पॉइंट है पी, और ये आपके पास है लाइन, और इसके पी एम जो है ये परपेंडिकुलर है, तो पी एम का क्या डिस्टेंस आना चाहिए, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को कैसे लिख सकते हैं हम, y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y माइनस एम एक्स माइनस सी, तो अब यहाँ पे लिखेंगे y माइनस एम एक्स माइनस सी, और y की जगह क्या आएगा आपका, जो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y ही है, इसलिए यहाँ पे y ही रहेगा, फिर माइनस, फिर m, और x की जगह क्या आएगा, जो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x ही है, तो यहाँ पे x ही रहेगा, और उसके आगे माइनस ही एज इट इज़ रहेगा। फिर अपॉन में क्या आता है आपका, अंडर रूट x का कोऑर्डिनेट, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस m, और माइनस m का स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसलिए पी एम क्या आएगा, y माइनस एम एक्स माइनस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्र प्लस 1 या फिर 1 प्लस एम स्क्र, और वही चीज़ यहाँ पे आई है, और साथ में ये डिस्टेंस एब्सोल्यूट में होता है इसलिए एब्सोल्यूट लगा देंगे। तो देखिए वही आया y माइनस एम एक्स माइनस सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र। सो आपको क्लियर हुआ जी पी एम कैसे लिखा जाता है, y माइनस एम एक्स माइनस सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम एक्स अगर 1 प्लस एम स्क्र। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है एज एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी पी एम अप्रोचेज टू 0। तो ये आपने इंट्रोडक्शन में फर्स्ट में ही पढ़ा था आपने, फर्स्ट जब सिंपलीट्यूड स्टार्ट किया था तो उसकी इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि अगर पी पॉइंट का कोई भी कोऑर्डिनेट अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 को अप्रोच करता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे अगर x कोई भी कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x अगर वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम है वो किसको अप्रोच करता है, 0 को। तो ये आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो जो कि फर्स्ट वीडियो थी मेरी इस चैप्टर के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट से वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद तो ठीक है वहाँ से कंसेप्ट आया। उसके बाद क्या है हमारे पास, तो पी एम अप्रोच कर रहा है 0 को, इसका मतलब ये पूरी चीज़ अप्रोच कर रही है 0 को, और ये डिवाइड में है, तो डिवाइड जब 0 के पास इधर आएगा तो जब मल्टीपल में हो जाएगा तो ये पूरी चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी, यहाँ आ जाएगी, और सिर्फ y माइनस एम एक्स माइनस सी ही किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो वही लिखा है y माइनस एम एक्स माइनस सी अप्रोचेज टू 0 एज x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो नाउ we have to write this condition in limits, that is if limit x approaches to plus minus infinity then y minus mx minus c equals to 0. So we write this is in the limits, limit x approaches to x approaches to plus minus infinity y minus mx minus c equals to 0, तो वो लिख दिया हमने। उसके बाद so now limit is only for the x, so y minus mx stays there and minus c goes there which is in minus, so while going there it comes to be positive, so y minus mx equals to c. So finally we reach to the limit, limit x approaches to plus minus infinity y minus mx as it is and minus c goes there which becomes positive c. So finally we reach to the condition limit x approaches to plus minus infinity y minus mx equals to c. I hope it is clear to you. Now move on to next slide. So now see if we find this type of limit,
लिमिट x approaches to plus minus infinity y upon x minus m. So how could we write this y upon x minus m? If we cross multiply this, we reaches to y minus mx upon x. Okay, y minus mx upon x, and y minus mx upon x. And what is y minus mx? What is y minus mx? Y minus mx is c. So in y minus mx is c. So in place of y minus mx, we put, in place of y minus mx we put c. Okay, and in place of x we stay with x. And what if x approaches to infinity? So in denominator we get infinity. So if there is infinity in a denominator, the answer should be 0. Okay, now move on ahead. So देखिए, if y equals to mx plus c and c is an oblique symptote of the curve, then limit x approaches to plus minus infinity y upon x is equal to m, and limit x approaches to plus minus infinity y minus mx equal to c. So अब हमने यहाँ पे ओब्लिक सिम्पटोट में दो कंडीशंस निकाल ली हैं. वो दो कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन हमने निकाली कि अगर हमारा लिमिट y माइनस एम एक्स, पहली कंडीशन हमारी ये वाली आई, और दूसरी कंडीशन हमने क्या निकाली? दूसरी कंडीशन हमने ये निकाली कि लिमिट y अपॉन x माइनस लिमिट y अपॉन x माइनस m is equals to 0, which indirectly means limit y upon x is equals to m, which is that. So we reached at two conditions, that is limit x approaches to y upon x equals to in m, and limit x approaches to plus minus infinity y minus mx equals to c. I hope you will get this. Now move on to next note, that is rules to find ओब्लिक सिम्पटोड. तो हम ओब्लिक सिम्पटोड को किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको बोला गया हो कि ओब्लिक सिम्पटोड कैसे फाइंड करना है, तो वो देखिए कैसे फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दी होगी, ठीक है. तो आपने उसमें सबसे पहले निकालना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स निकालना है, ठीक है. फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स जब निकाल देंगे तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने एम के बराबर पुट कर देना है, ठीक है. उसके बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या निकालना है कि आपको वाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई माइनस एम एक्स निकालना है. मतलब कि जब आपको ओब्लिक सिम्पटोड के लिए पूछा होगा तो ओब्लिक सिम्पटोड के लिए अपने ओब्लिक सिम्पटोड की दो कंडीशंस को निकालना है, जो कि क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एम. तो आपने पहले ये लिमिट निकालनी है और उसको एम के बराबर पुट कर देना है, और सेकेंड टाइम आपने ये लिमिट निकालनी है और उसको सी के बराबर पुट कर देना है, ठीक है. तो आपके पास इस तरीके से एम की वैल्यू भी आ जाएगी और एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी. और आपको पता है वो क्या था, सिम्पटोड y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी था, तो आपकी m की वैल्यू पता है, ठीक है. तो आप m की वैल्यू डालेंगे और प्लस c, और c भी आपको पता है यहाँ से, ठीक है. तो आपने c की भी पता है तो c की वैल्यू डालेंगे, तो जो आपका रिक्वायर्ड सिम्पटोड बनेगा वो आपका रिक्वायर्ड ओब्लिक सिम्पटोड हो जाएगा. कौन सा सिम्पटोड हो जाएगा? वो ओब्लिक सिम्पटोड, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको ओब्लिक सिम्पटोड फाइंड करना है तो आपने ये दो कंडीशंस को फाइंड करना है. ये कंडीशन को आपने m मानना है और इस कंडीशन को आपने c मानना है. फिर आपने जनरल इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो आपने एम सी निकाले उनकी जगह वैल्यूज पुट करनी है, तो जो रिक्वायर्ड सिम्पटोड बनेगा वो आपका ओब्लिक सिम्पटोड होगा, ठीक है. ओके, नाउ मूव ऑन टू आर्टिकल नंबर 5, सिम्पटोड ऑफ द जनरल रेशनल अलजेब्रिक कर्व. ओके, सिम्पटोड अब आपने सिम्पटोड निकालना है किसी जनरल रेशनल अलजेब्रिक कर्व. तो जो जनरल रेशनल अलजेब्रिक कर्व होती है उसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है, विच इज़ इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. वो कैसी इक्वेशन होती है? एक्स की पावर एन फाई एन वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स एन माइनस वन फाई एन माइनस वन वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स पावर एन माइनस टू फाई एन माइनस टू वाई अपॉन एक्स प्लस सो ऑन टू एक्स फाई वन वाई अपॉन एक्स प्लस फाई नॉट वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0, विच इज़ इन द डिसेंडिंग पावर. डिसेंडिंग में क्यों है? क्योंकि पहले एन है, एन माइनस वन है, एन माइनस टू है, तो हर स्टेप पे जो कम हो रहा है इसलिए इसको हम डिसेंडिंग पावर बोलेंगे. जब भी जनरल रेशनल अलजेब्रिक कर्व होगी उसकी कर्व की इक्वेशन इसी तरीके से दी जाएगी. नाउ अब जो फाई एन वाई पॉन एक्स, फाई एन माइनस वाई पॉन एक्स, फाई एन माइनस टू वाई पॉन एक्स, फाई वन वाई पॉन एक्स, फाई नॉट वाई पॉन एक्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल्स हैं. और पॉलिनोमियल्स किस में है? ये वाई पॉन एक्स में है और इनकी डिग्री क्या है? एन है, ठीक है. अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट? अब आप ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप फर्स्ट मान लीजिए. इस इक्वेशन को आप एक्स एन से डिवाइड कर देंगे. किससे डिवाइड करेंगे? एक्स एन से डिवाइड करेंगे. सो जब आप एक्स एन से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा.
जब आप यहाँ से एक्स एन डिवाइड करेंगे तो ये एक्स एन क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जब आप यहाँ से एक्स एन डिवाइड करेंगे तो जब ये एक्स एन ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस एन, ऊपर ऑलरेडी क्या है एन माइनस वन है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस एन। सो माइनस एन और एन कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा माइनस एन, यानी कि एक्स की पावर -1 बचेगी। तो एक्स की पावर -1 बच रही है जो कि नीचे आके क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब यहाँ पे जब आप एक्स एन डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 1/x फाइव एन माइनस वाई अपॉन एक्स, 1/x फाइव एन माइनस वन वाई अपॉन एक्स बचेगा, ठीक है। सो वैसे ही आप जब यहाँ पे एक्स एन को डिवाइड करेंगे तो n-2 माइनस एन होगा, तो माइनस एन और एन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की पावर -2 बचेगा जो कि होगा 1/x²। तो इस केस में आपका 1/x² बचेगा, ठीक है। तो जो कि आपने यहाँ पे लिख दिया है। फिर 5n-2 वाई अपॉन एक्स ऐसे रहेगा, प्लस सो ऑन प्लस ऐसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप एक्स एन से डिवाइड करोगे तो वो एक्स एन जो होगा वो नीचे होगा, ऊपर जाके -n हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे +1 है तो आपके पास बचेगा -n+1, ठीक है। क्या बचेगा -n+1, और जब माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा n-1, और जब ये माइनस नीचे आएगा तो आपका बन जाएगा 1/n-1। तो यही लिखा है 1/x पावर n-1, और 5/1 वैसे रहेगा, और इधर जो है 5/x यहाँ रहेगा, और नीचे आप xn से डिवाइड कर ही रहे हो तो वो 1/xn ऐसे ही रहेगा, और इक्वल्स टू 0 से भी xn डिवाइड होगा जो कि आपको 0 ही देगा, ठीक है। तो डिवाइड जब आपने xn से किया तो ये टर्म आ जाएगी आपकी सारी। उसके बाद आपके पास क्या है, अब आप कह रहे हो कि लेट कर लेते हैं कि ये जो x है ये अप्रोच करता है आपका किसको, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है अलोंग द कर्व। तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ भी x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यहाँ भी x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यहाँ भी x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यहाँ भी करेगा और यहाँ भी करेगा। सिर्फ ये सर्वाइव करेगा और बाकी ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए जब लिमिट लगेगी यहाँ पे तो फाई एन बाहर आ जाएगा, फर्स्ट में जब लिमिट लगेगी तो फाई एन बाहर आ जाएगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी किस पे लगेगा, वाई अपॉन एक्स पे। और ये आप ऊपर निकाल चुके हो, ये आप कहाँ निकाल चुके हो, ऊपर निकाल चुके हो। और जब आपने ऊपर निकाला था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स, वो आपका क्या वैल्यू देता था, वो आपका देता था एम वैल्यू। क्या देता था, एम वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा फाई एन, और जब लिमिट लगाई इसकी पूरी की जगह तो इसकी जगह आ जाएगा एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फाई एन, और इसकी जगह लिमिट लगा के आएगा एम। तो वैसे ही इसकी जगह भी एम आएगा लिमिट लगा के, इधर भी लिमिट लगा के एम आएगा, इधर भी लिमिट लगा के एम आएगा, और इधर भी लिमिट लगा के एम आएगा। लेकिन यहाँ भी एक्स है तो जब यहाँ पे लिमिट लगेगी तो ये 1/इन्फिनिटी चले जाएगा, इन्फिनिटी पावर एन इन्फिनिटी रहता है। यहाँ पे 1/x है तो यहाँ पे जब एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी तो इस एक्स की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, इस एक्स की जगह भी इन्फिनिटी आएगा, और इस एक्स की जगह भी इन्फिनिटी आएगा। और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होने के कारण ये सारी टर्म्स क्या दे देंगी आपको, ज़ीरो दे देंगी। और जब ये ज़ीरो देंगी, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म ही ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। तो सिर्फ आपका सर्वाइव कौन करेगा, फाई एन। और जब यहाँ पे आपने लिमिट लगाई थी तो ये बना था एम, तो इसीलिए ये बनेगा फाई एन एम इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसलिए ये बना फाई एन एम इक्वल्स टू 0। यहाँ पे रीज़न आप दे सकते हो क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स एम है, इसलिए यहाँ पे वाई अपॉन एक्स की जगह एम है, और लिमिट आप ऊपर दे रहे हो इस कारण से। सो नाउ मूव ऑन अहेड। सो आपने ये पढ़ा हुआ था कि जब भी हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है, जब भी हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल होता है तो पॉलिनॉमियल को जब इक्वल टू 0 करते हैं तो वो कोई रूट्स देता है, मतलब कि रूट्स देगा वो। तो m की कुछ वैल्यूज़ आएंगी, तो वो m की वैल्यू इन्होंने मान लिया कि लेट कर लेते हैं वो m1 है। और याद रखना जे m क्या था, आपका स्लोप था, तो इसका मतलब m1 भी क्या होगा, स्लोप। और जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में y इक्वल टू mx प्लस सी जो होता है ये स्लोप होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये पहली और पॉलिनॉमियल की रूट्स को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ही बोलते हैं, ये भी आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी कोई ना कोई रूट्स होंगी, और रूट्स को क्या बोलते हैं, स्लोप्स बोलते हैं। तो उन्होंने वही बोला कि इक्वेशन 2 की जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी, स्लोप्स होंगी ऑफ द वेरियस सिम्पेटोड्स ऑफ द कर्व। जो इस कर्व फर्स्ट का सिम्पेटोड होंगे उनमें जो इसमें बहुत सारे आपके रूट्स निकलेंगे, वो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके स्लोप्स होंगे। मान लेते हैं कि इसकी एक रूट है m1, तो m1 अगर इसकी रूट है तो वही मान ले लेट m1 बी वन ऑफ द रूट्स ऑफ 2।
इस इक्वेशन की एक रूट मान लेते हैं हम m1। तो अगर m1 रूट है और आपको पता है कि रूट क्या होती है, स्लोप, और जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये m क्या है, आपकी स्लोप ही होती है। तो आप m को रिप्लेस कर सकते हो एक नेक्स्ट स्लोप से, जो कि क्या है, आपने क्या निकाली, m1। तो आपका आएगा y इक्वल्स टू m1x, और m1 स्लोप के क्रॉसपॉन्डिंग जो आपको कांस्टेंट है, ये भी हमारी चॉइस है, तो इसको हम मान लेते हैं c1। तो हमारे पास जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो सिंपेटोट आएगा वो क्या आएगा, y इक्वल टू m1x प्लस c1, ठीक है, विद द क्रॉसपॉन्डिंग सिंपेटोट अकॉर्डिंग टू दिस रूट m1 रूट। ओके, नाउ अब आप क्या करोगे, y को वैसे रखोगे, m1x यहाँ आएगा तो माइनस m1x हो जाएगा, और c1 कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी है, ये हमारे ऊपर, हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम c1 को चूज़ कर लेते हैं p1, ठीक है, ये हमारे ऊपर है, तो इसको हम क्या चूज़ कर लेंगे, p1 चूज़ कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, पूरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को x से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y माइनस m1x, जब इसको x से डिवाइड करूँगा तो जो कुछ तरीके का होगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y पॉन एक्स माइनस m1। तो ये वही बचा y पॉन एक्स माइनस m1, और जब p1 से x डिवाइड करूँगा तो वो p1 अपॉन एक्स बचेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ओके, अब देखिए, देयरफॉर उसके बाद लिखा गया है कि देयरफॉर p1 अप्रोचेज टू c1 एज x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सो ये कैसे आया, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास, अगर मैं y अपॉन एक्स माइनस m1 को सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आता है, y माइनस m1x अपॉन x, यही आएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या है, p1 अपॉन x, ये है। तो x और x क्या करेगा, कैंसिल करेगा, ठीक है, x और x क्या करेगा, आपका कैंसिल करेगा। तो आप यहाँ पे भी लिमिट दे रहे हो, और लिमिट क्या दे रहे हो, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, आप दे रहे हो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है। और आपको पता है कि जब लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स होता है, जो आपने ऊपर पढ़ा, वो किसके बराबर होता था, c के। तो यहाँ पे p1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, c1, ठीक है। इसीलिए जब इस इक्वेशन पे लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आएगी तो ये p1 किसको अप्रोच करेगा, c1 को। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, इसलिए ये p1 किसको अप्रोच करेगा, c1 को, जब x क्या करेगा, अप्रोच इन्फिनिटी को। ठीक है, समझ में आई? चलो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए, जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस m1 x अपॉन x इज इक्वल्स टू p1 अपॉन x, ठीक है। x कट जाएगा, x क्या करेगा, कटेगा, तो क्या बचेगा, y माइनस m1x इक्वल्स टू p1, क्या बचा, y माइनस m1x इक्वल्स टू p1, y माइनस m1x इक्वल्स टू p1, ठीक है। अब कह रहा है कि x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, मतलब कि हम यहाँ लिमिट लगाएंगे, अगर x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो यहाँ पे भी लगेगी, तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये p1 ही रहेगा। तो आपने ऊपर पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी y माइनस m1x किसके इक्वल होता है, आपने ऊपर पढ़ा था। देखिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी y माइनस m1x किसके बराबर आता है, c के बराबर आता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम नीचे यूज़ करेंगे, जब आप यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये चीज़ पड़ी थी, ये किसके बराबर आती थी, लिमिट्स करके c1 के बराबर आती थी, तो c1 किसके बराबर आ गया, आपका p1 के, ठीक है। इसका मतलब जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो आपका जो p1 है वो किसको अप्रोच कर रहा है, c1 को, ठीक। इसलिए जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो आपका जो p1 है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, c1 को। आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे देखिए, y पॉन एक्स आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है, और p1 एक्स आपका जैसे ही रहेगा, और जो माइनस m1 है जब जहाँ पे आएगा तो वो प्लस में m1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू आपका वैसे ही रहेगा, ये भी हो गया, और ये कंडीशन भी वैसे ही रहेगी, ठीक है। उसके आगे अब आपके पास y पॉन एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो जब ये y पॉन एक्स की वैल्यू कब आई थी, जब ये कंडीशन थी, ये फॉरगेट मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब आपके पास y पॉन एक्स की वैल्यू है, तो इस y पॉन एक्स की वैल्यू को आप फर्स्ट में डाल दीजिए, किस में डाल दीजिए, फर्स्ट में डाल दीजिए, और फर्स्ट क्या थी वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट आपने ऊपर की थी, ये जो जनरल इक्वेशन ली थी आपने, ये फर्स्ट ही थी,
ये क्या थी, फर्स्ट ही थी। तो यहाँ पे वाई पॉन एक्स की वैल्यू डालनी है, फाई एन के आगे, फाई एन माइनस वन के आगे, फाई एन माइनस टू के आगे, और वैसे फाई वन के आगे और फाई नॉट के आगे। यहाँ पे आपने क्या कर देनी है, वाई पॉन एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो वही है, देखिए फाई एन के आगे आपने वाई पॉन एक्स था तो वाई पॉन एक्स की वैल्यू डाल दी ये वाली, उसके बाद फाई एन माइनस वन के आगे भी डाल दी, फाई एन माइनस टू के आगे भी डाल दी, फाई वन के आगे भी डाल दी, और फाई नॉट के आगे भी डाल दी, ठीक है। तो फिर अब आपको पता है इस इक्वेशन को हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो टेलर्स थ्योरम से क्या होता था, टेलर्स थ्योरी में जब पॉलिनॉमियल होता था एम वन प्लस पी वन पॉन एक्स की फॉर्म में या कोई भी एक्स प्लस वाई फॉर्म में, तो वो किस तरीके से आता था, वो इस तरीके से आता था। कैसे आता था, फाई एन वैसे रहता था, फर्स्ट फैक्टर आता था फाई वन के साथ एम वन, फिर जो सेकंड चीज़ होती थी उसको वैसे ही रखते थे, और सेकंड वेरिएबल के साथ जो आगे हमारा पॉलिनॉमियल होता था वो डेरिवेटिव में आता था विद फर्स्ट टर्म, यानी कि फाई एन डेरिवेटिव एम वन, फिर आपके पास फिर से प्लस आता था, और फिर सेकंड टर्म स्क्वायर में हो जाती थी, फिर इसका डबल डेरिवेटिव हो जाता था, और आगे आपका सेकंड टर्म का क्यूब हो जाएगा, और फिर थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये ऐसे ऐसे इक्वेशन चलती रहती थी, ठीक है। ये थी हमारे पास टेलर्स थ्योरम। तो हर जगह आपने जहाँ पे फाई एन और प्लस में दो चीज़ें होंगी वहाँ पे आपने टेलर्स थ्योरम का यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फाई एन एम माइनस वन, फिर प्लस वन पावर में पी वन एक्स, और फाई एन माइनस वन का फर्स्ट डेरिवेटिव एम वन जो कि ये लिखा है, फिर उसके बाद सेकंड को स्क्वायर करना है, यानी कि पी वन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे जो होगा साथ में आपका फैक्टोरियल भी चलता है नीचे, तो यहाँ पे वन फैक्टोरियल चलेगा साथ में, और यहाँ पे क्या चलेगा, टू फैक्टोरियल। तो टू फैक्टोरियल क्या होता है, टू, इसलिए यहाँ पे टू रहेगा, और फिर डबल डेरिवेटिव आएगा, फाइव डबल डेरिवेटिव एन माइनस वन। वैसे ही जब आप थर्ड स्टेप पे जाओगे तो थर्ड स्टेप में आएगा पी वन क्यूब, और नीचे होगा थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल होता है सिक्स, और साथ में होगा एक्स क्यूब, और फिर उसके साथ ट्रिपल डेरिवेटिव, तो फाइव ट्रिपल एन माइनस वन, फिर उसके साथ एम वन। ये टेलर सीरीज़ ऐसे चलेगी, ठीक है। और ये सभी में चलेगी, इसकी इधर भी चलेगी, तो इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद क्या है, देखिए ओके, तो एक्स एन फाई एन एम वन आपका वैसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स एन को पहले कॉमन लेके चलना है, फिर एक्स एन माइनस वन को कॉमन लेके चलना है, फिर आपने एक्स एन माइनस टू को कॉमन लेना है, ठीक है। तो कैसे लेंगे कॉमन, देखिए एक्स एन फाई एन एम वन लिखा, ठीक है। और जब आपने यहाँ पे एक्स एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक्स नीचे होने के कारण ये बन जाएगा एक्स एन माइनस वन, क्या बन जाएगा, एक्स एन माइनस वन। तो एक्स एन की एक ही टर्म मिली मुझे, ये वाली एक्स एन फाई एन एम वन, तो यहाँ पे एक्स एन जिससे कॉमन ले सकते थे वो फाई एन एम वन ही था, इसलिए एक्स एन फाई एन एम वन ही रखा। अब मुझे जाना है एक्स एन माइनस वन के पास, तो एक्स एन माइनस वन जो है वो एक दे रहा है, एक अपने साथ मल्टीपल दे रहा है मुझे फाई एन माइनस वन एम वन, और एक्स एन माइनस वन मुझे ये चीज़ मल्टीपल में दे तो रहा है, लेकिन जब ये x ऊपर जाएगा तो ये x की पावर n माइनस टू हो जाएगा, तो ये x की पावर n माइनस टू के साथ मुझे कॉमन मिलेगा, लेकिन मुझे एक्स एन माइनस वन ढूंढना है, तो एक्स एन माइनस वन के साथ मुझे एक चीज़ ये कॉमन मिल रही है, और एक चीज़ मुझे ऊपर से भी मिलेगी। जब इस एक्स एन को मैं जब इस एक्स एन को मैं पी वन अपॉन एक्स फाइव डेरिवेटिव एन एम वन से करूँगा, तो ये एक्स ऊपर जाएगा एक्स एन के साथ, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन। तो मतलब कि एक एक्स एन माइनस वन मुझे यहाँ से कॉमन मिलेगा, लेकिन उसके साथ जो मल्टीपल होगा वो होगा पी वन फाइव डैश एन। तो इसलिए जब एक्स एन माइनस वन मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो मेरे को एक मिलेगा पी वन फाइव डैश एन एम वन, तो पी वन फाइव डैश एन एम वन, और साथ में यहाँ से मुझे मिलेगा फाइव एन माइनस वन एम वन, ठीक है। उसके बाद मुझे कॉमन लेना है एक्स एन माइनस टू, तो देखिए यहाँ पे एक्स एन है और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो जब एक्स स्क्वेयर ऊपर आएगा तो वो पावर माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पे एक पावर एन भी है तो वो एन माइनस टू हो जाएगा, यानी कि एक एक्स एन माइनस टू मुझे यहाँ से कॉमन मिलेगा, लेकिन उसके साथ मुझे मल्टीपल क्या मिलेगा, पी वन स्क्वेयर अपॉन टू, और फाइव एन डबल डेरिवेटिव एम वन। तो एक्स एन माइनस टू के साथ पहला जो फैक्टर मिला वो मिला पी वन स्क्वेयर अपॉन टू फाइव एन डबल डेरिवेटिव एम वन, तो एक्स एन माइनस टू के साथ जो फैक्टर मिला पी वन स्क्वेयर अपॉन टू फाइव एन डबल डेरिवेटिव एम वन। अब दूसरा, अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है एक्स एन माइनस वन, और उसके बाद आपको चाहिए एक्स एन माइनस टू चाहिए, तो जब आप एक्स एन माइनस वन को इस सेकंड चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की बार वन ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगी, तो जो बन जाएगा एक्स एन माइनस टू। तो एक्स एन माइनस टू के साथ फिर क्या फैक्टर मिलेगा आपको, पी वन
और फाई डेरिवेटिव n माइनस वन, तो इसका मतलब आप इधर लिख दोगे P1 फाई डेरिवेटिव n माइनस m1। और कुछ मिलेगा आपको xn माइनस टू से, तो देखिए ये भी x माइनस टू है और इसके साथ फैक्टर क्या है फाई n माइनस टू m1, तो एक मिल गया फाई n माइनस टू m1। ऐसे आपने फिर xn माइनस थ्री को भी कॉमन लेना, xn माइनस फोर को भी कॉमन लेना है, ऐसे चलते रहोगे और लास्ट में आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, आई होप चेक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपने क्या करना है, फाई एन एम फोर्थ इक्वेशन में आपने फाई एन एम वन को ज़ीरो पुट कर देना है, और बाकी जो भी चीज़ें बचेंगी, जो भी रिमेनिंग टर्म्स होंगी, उसको आपने एक्स एन माइनस वन से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, एक्स एन माइनस वन से। तो देखिए, जब आप फाई एन एम वन को ज़ीरो पुट करोगे, इसको जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पे फाई एन एम वन आपको दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा ना, दिख तो रहा है लेकिन ये डेरिवेटिव में है, तो डेरिवेटिव में नहीं, सिंपल फाई एन एम वन को ज़ीरो पुट करना है। तो फाई एन एम ये जो कंडीशन थी, इसने इसी को ज़ीरो बनाया और किसी को नहीं बना पाया। ठीक है, तो मतलब कि जो फर्स्ट चीज़ है, ये आपकी पूरी क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। ठीक है, ये जो पहली चीज़ है ये क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। और उन्होंने बोला कि बाकी जो चीज़ें बचेंगी आपके पास, उसको आपने डिवाइड कर देना है एक्स एन माइनस वन से। इसका मतलब ये पूरी चीज़ किससे डिवाइड हो जाएगी, एक्स पावर एन माइनस वन से डिवाइड हो जाएगी। तो एक्स पावर एन माइनस वन और यहाँ से एक्स पावर एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये सर्वाइव करेगा, जो कि क्या है, पी वन फाई डैश एन एम वन प्लस फाई एन माइनस वन एम वन। तो वही आपने लिखा पी वन फाई डैश एन प्लस फाई एन माइनस वन एम वन। ठीक है, उसके बाद ये भी रिमेनिंग टर्म में आता है, और इसको भी आपको एक्स एन माइनस वन से डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप इसको एक्स एन माइनस वन से डिवाइड करोगे, ये क्या है, एन माइनस टू। ठीक है, और एन माइनस वन से डिवाइड किया है तो ऊपर आके वो बन जाएगा माइनस एन और साथ में प्लस वन। तो माइनस एन और एन कैंसिल, माइनस टू प्लस वन कितना होता है, माइनस वन, यानी कि एक्स की पावर माइनस वन, जो कि नीचे क्या होगा, वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे देखिए वन अपॉन एक्स बचा है, और साथ में ये पूरी एज इट इज़ रहेगी, और साथ में इक्वल्स टू ज़ीरो भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस वन एज इक्वल्स टू ज़ीरो वैसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे भी आपने लेट करना है कि एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, वही कंडीशन, क्योंकि ये जो आप निकाल रहे हो, ये सारा टेलर सीरीज़ का यूज़ किया, टेलर थ्योरम का यूज़ किया आपने, ये किस कंडीशन पे लेके आ रहे थे आप, इस कंडीशन पे, इसी कंडीशन से ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही थी ना। अब इस कंडीशन का आपने आगे जाके यूज़ करोगे, जब इस कंडीशन को आपने यूज़ किया, फिर ये पूरा सॉल्व किया आपने, फिर जब आप यहाँ पे पहुँच गए फिफ्थ इक्वेशन पे, अब जिस कंडीशन को लेके आए थे उसी कंडीशन का अब आपने यूज़ करना है। वो कंडीशन थी कि जब एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो पी वन अप्रोच करता है सी वन को। अब इसका आप यूज़ करेंगे। देखिए, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, आपका इन्फिनिटी को, तो पी वन किसको अप्रोच करता है, सी वन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पी वन है, तो पी वन किसको अप्रोच कर रहा है, सी वन को, तो पी वन की जगह क्या आ जाएगा, सी वन आ जाएगा, और बाकी एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो एक्स है ये किसको अप्रोच कर रहा था, इन्फिनिटी को, जिस वजह से इन्फिनिटी किस में चला जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, और वन अपॉन इन्फिनिटी का होता है जीरो, तो ये जीरो के साथ ये सारा मल्टीपल हो रहा है, तो ये पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, आपका जीरो बन जाएगा। तो आपके पास क्या सर्वाइव हुआ, पी वन की जगह सी वन, क्योंकि पी वन अप्रोच कर रहा है सी वन को, बाकी फाई डैश एन एम वन प्लस फाई एन माइनस एम वन वैसे रहेगा, वो हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो के। ठीक है, तो ये एक चीज़ समझ आ गई। उसके बाद देखिए, सी वन को आप एज इट इज़ ऐसे रखिए, और यहाँ पे जो प्लस का फाई एन माइनस वन एम वन है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो वो आपने माइनस का लिखा यहाँ पे। और ये जो फाई डैश एन एम वन था, जो सी वन से मल्टीपल था, जब यहाँ पे आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड में जो चीज़ होती है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो इसलिए जो डिवाइड में फाई डैश एन एम वन है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग सिम्पेटोड क्या होगा आपका, जब आपका मैंने आपको बताया था कि आपको ओब्लिक सिम्पेटोड निकालना हो तो आपने एक एम को फाइंड करना और किसको फाइंड करना है, सी को। तो अब आपने सी को फाइंड किया, सी वन, तो सी वन फाइंड हो गया, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आपका सिम्पेटोड आएगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, ये होगा y, क्या होता था सिम्पेटोड आपका, y इक्वल्स टू एम एक्स, एम आपने रूट ली थी एम वन, तो आएगा एम वन एक्स, उसके बाद अब प्लस सी वन, और सी वन आपने यहाँ पे फाइंड कर दिया, तो सी वन की जगह आप ये वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, ओके, सो नाउ इसी तरीके से जब आप आपने एम वन रूट ली थी तो आपका सी वन ये आया, वैसे जब आप एम टू रूट लोगे तो आपका सी टू आएगा, वैसे आप जब एम थ्री रूट लोगे तो आपका कौन आएगा, एम थ्री रूट लोगे तो आपका सी थ्री आएगा। तो जो सी टू होगा, देखिए सी वन में क्या क्या आया, सी वन में एम वन आया, एम वन आया, वैसे जब सी टू निकालोगे तो आपका एम टू आएगा, और जब सी थ्री निकालोगे तो आपका एम थ्री आएगा, तो वही होगा।
तो जब आप M2 और M3 को रूट बोलोगे, जो M2 और M3 को रूट बोलोगे जो कि स्लोप होती हैं, तो उस वजह से जो C2 निकलेगा वो सेम ऐसा ही होगा, लेकिन M की जगह M2 आएगा। और जब वैसे ही M3 को रूट कंसीडर करोगे तो फिर से आप C3 निकालोगे, तो C3 भी सेम ऐसा आएगा, लेकिन M1 की जगह M3 आएगा, जो कि आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उसके बाद और जैसे कि यहाँ पे आपने बोला था कि ये जो 5-N1 है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वैसे यहाँ पे 5-NM2 और 5-NM3 ये भी ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें है एक्सेप्शनल केस।